नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। चूँकि हम लोगों ने मात्रक से संबंधित भाग 1 वीडियो इसके पहले देखा है और मेरे द्वारा बनाया गया है, तो जिन्होंने भी अगर मात्रक से संबंधित भाग 1 वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से मात्रक भाग 1 वाला वीडियो देखें। उसके बाद आप यह जो है भाग 2 वीडियो बनाया जा रहा है, उसके बाद आप यह वीडियो को देखें, तब सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाइएगा। तो आज हम देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। इससे पहले जो भाग 1 वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भौतिक राशियां क्या है, भौतिक राशियां कितने प्रकार के होते हैं, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। फिर हम लोगों ने देखा था मात्रक क्या है, मात्रक के मापन की पद्धतियां को देखा था, कुछ मूल भौतिक राशियों के एसआई यूनिट के बारे में देखा था। तो उसके बाद जो हमारा है वह आज हम देखेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्युत्पन्न भौतिक राशि को समझा था। यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉल करते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि वह राशियां होती है जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि वह भौतिक राशि होते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र यानी कि मूल राशि की आवश्यकता होती है। उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न भौतिक राशि के जो मात्रक होते हैं वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न भौतिक राशि एवं उनके मात्रक। यहाँ पे जो हम मात्रक की बात करेंगे वह हम MKS सिस्टम में बात करेंगे। ठीक है, कौन से सिस्टम में बात करेंगे? MKS सिस्टम में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके मात्रक को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला जो हमारा है वह क्या हम बताए थे? क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल। और दोस्तों, चूंकि हम यहाँ पे व्युत्पन्न भौतिक राशियां के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी भी भौतिक राशि का मात्रक को हम लिख सकते हैं। अगर मुझे मात्रक नहीं भी याद है तो हम किन तरीके से किसी भौतिक राशि को मात्रक में व्यक्त कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो किसी भी भौतिक राशि का यदि मात्रक लिखना है, यदि मात्रक को ज्ञात करना है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो भौतिक राशि दिया गया है उसको हम अन्य भौतिक पदों में तोड़ेंगे, यानी कि उसको अन्य भौतिक पदों के टर्म में लिखेंगे। फिर जो भौतिक राशि दिया गया है उस भौतिक राशि का मात्रक लिखेंगे और इस प्रकार से हम दिए गए भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से सबसे पहले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम किन भौतिक राशि में लिख सकते हैं, किन भौतिक राशि में व्यक्त कर सकते हैं? तो वह हम लिख सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल को हम लंबाई गुना चौड़ाई लिख सकते हैं। चूंकि अब यहाँ से हम देखेंगे कि लंबाई को भी हम किस में मापेंगे? मीटर। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ हम MKS सिस्टम में बात कर रहे हैं, यानी कि इसमें भौतिक राशि को हम मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मापेंगे। इसके मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे हमारा लंबाई आएगा वहाँ मीटर से मापेंगे, जहाँ पे हमारा द्रव्यमान आएगा वहाँ हम किलोग्राम से मापेंगे, और जहाँ पे हमारा समय आएगा वहाँ सेकेंड से मापेंगे, यानी सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। अब चौड़ाई को भी अगर देखा जाए तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही होती है, और लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, सभी को हम मीटर में ही मापते हैं। तो लंबाई को हम मीटर में माप लिए, चौड़ाई को भी मीटर। तो इस प्रकार से मीटर गुना मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर स्क्वायर। यानी कि क्षेत्रफल का जो हमारा मात्रक हुआ MKS पद्धति में वह क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं आयतन, जिसे कि हम इंग्लिश में वॉल्यूम भी कहते हैं। तो आयतन की अगर हम बात करते हैं तो आयतन को हम जब भौतिक पदों में तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई
गुना ऊंचाई। चूंकि लंबाई को भी हम मीटर में मापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे। तो मीटर गुना मीटर यानी कि हम लिख सकते हैं मीटर क्यू, यानी कि आयतन का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यू। तीसरा हम अगर बात करते हैं तो तीसरा हमारा है घनत्व। क्या है, घनत्व, जिसे कि हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो घनत्व को जब हम भौतिक पद में तोड़ेंगे तो घनत्व बराबर होता है फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से आपको फॉर्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी आप दिए गए भौतिक राशि का मात्रक लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे घनत्व को देखते हैं। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान, अब यहाँ पे हमारा द्रव्यमान है, तो हमने बताया कि द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे, यहाँ तो केजी से मापेंगे। तो ये हमारा केजी में मापेंगे। आयतन है और आयतन को अभी हम जस्ट यहाँ पे क्या निकाले थे, मीटर क्यू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मीटर क्यू, यानी कि इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यू। ये हमारा जो हो गया, ये घनत्व का मात्रक हो गया। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया, केजी प्रति मीटर क्यू। इसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे आप यह देखिएगा कि यदि इस जो यहाँ पे जो बटे दिया हुआ है, यदि इस बटे को हम हटा देते हैं तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं केजी, और इस बटे को हटा करके जैसे ही हम मीटर क्यू को इसके साथ में लिखते हैं तो यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, यानी कि नीचे वाले पावर को जब ऊपर लाया जाता है तो वह पावर ऋणात्मक हो जाता है, यानी धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे मीटर क्यू हमारा था, क्या था, पावर पॉजिटिव था, तो ऊपर चला गया तो ये निगेटिव हो गया। इस तरीके से हमारा यह भी मात्रक लिख सकते हैं घनत्व का कि केजी मीटर पावर माइनस क्यू। तो ये एक घनत्व का मात्रक को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि घनत्व का मात्रक केजी प्रति मीटर क्यू, और दूसरा हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि केजी मीटर पर पावर माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, घनत्व का मात्रक हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं चौथे नंबर की, तो वो है हमारा चाल। ठीक है, तो चाल की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि चाल जो होता है वह क्या होता है कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है दूरी बटे समय। तो दूरी की अगर हम बात करते हैं तो दूरी भी क्या है, तो दूरी भी एक प्रकार की लंबाई ही है। दूरी को भी हम लोग किस में मापेंगे, यहाँ पे मीटर में मापेंगे। तो दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर में मापेंगे, और समय को क्या में लिखेंगे, सेकेंड में। तो इस तरीके से अगर चाल की मात्रक हम देखें तो ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो एक फॉर्म में तो हम ये लिख दिए कि मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरे फॉर्म में हम क्या लिखेंगे कि मीटर, और जैसे ही ये सेकेंड को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सेकेंड पे देखिए पावर 1 है, यहाँ पे सेकेंड पे नहीं कुछ है तो पावर 1 है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर सेकेंड पे पावर 1, यानी मीटर सेकेंड पावर 1, या इसको हम मीटर सेकेंड इन्वर्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम चाल की अगर मात्रक की बात करें तो चाल की मात्रक को मीटर प्रति सेकेंड लिख सकते हैं या मीटर सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 व्युत्पन्न भौतिक राशियां देखा और उनके मात्रक निकालने की विधि को भी देखा। क्षेत्रफल की बात करें तो मीटर स्क्वायर, आयतन की अगर मात्रक की बात करें तो मीटर क्यू, घनत्व की बात करें तो इसे हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं, केजी प्रति मीटर क्यू या केजी मीटर पर पावर माइनस क्यू। चाल की यदि हम बात करते हैं तो चाल का हो गया मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम मीटर सेकेंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा चाल तक। फिर हम आगे देखेंगे,
आगे हम बात करते हैं वेग की। तो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है कि हम विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं और इसे v से सूचित किया जाता है। तो वेग की परिभाषा हमने क्या देखा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि हमारा हो गया ये वेग वेलोसिटी। और वेग बराबर जो फॉर्मूला होगा वह होगा विस्थापन में परिवर्तन और बटे समय। तो वेग बराबर फॉर्मूला क्या होगा? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। आप सभी फॉर्मूले के जितने भी भौतिक राशियां हैं उनके फॉर्मूले को एक जगह नोट कीजिए या फिर हमारे नोट्स में भी दिए हुए हैं। तो फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिए। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप किसी भी समय किसी भी क्षण उनके मात्रक आसानी से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला आप जरूर से याद रखें। तो वेग बराबर जो है वह क्या है? विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो अब विस्थापन क्या है? तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। इसकी चर्चा हम और डिटेल से करेंगे जब हम विराम और गति चैप्टर पढ़ेंगे, तो विस्थापन के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम देखेंगे कि विस्थापन जो हमारा है वह भी एक प्रकार की दूरी होती है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और इसे भी हम लोग मीटर में मापते हैं। तो ये हो गया मीटर और समय तो ये हो गया हमारा सेकेंड, यानी कि इसे भी हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पर पावर -1 या इन्वर्स, क्योंकि ये सेकेंड नीचे +1 में था, ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या देखा कि इसके पहले हम लोगों ने चाल की निकाली थे, इसके पहले हम लोगों ने चाल के मात्रक निकाला था और वह भी चाल का भी मात्रक क्या था? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा कि वेग और चाल ये दोनों के मात्रक समान होते हैं, ये दोनों के मात्रक समान होते हैं। तो प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन राशियों के मात्रक समान हैं। तो यदि आपके ऑप्शन में वेग है और चाल है तो वेग और चाल दोनों के मात्रक समान होते हैं। वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और चाल के भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि भले ही वेग और चाल का मात्रक समान होता है लेकिन दोनों का डिफिनेशन और दोनों की भौतिकी में परिभाषा अलग अलग है और दोनों अलग अलग राशियां हैं। अगर वेग की बात करें तो यह सदिश राशियां हैं और यदि चाल की बात करें तो यह एक अदिश राशियां हैं। तो इसकी चर्चा हम और आगे डिटेल से सदिश अदिश राशियों में करेंगे। तो यहां से हम ये सिर्फ देखेंगे कि वेग और चाल ये दोनों की मात्रक क्या होते हैं? समान होते हैं। अब हम देखेंगे चाल के बाद जो देखेंगे वह है हमारा वेग के बाद जो देखेंगे वह है त्वरण, जिसे कि हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। तो त्वरण क्या होता है? तो त्वरण को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो त्वरण बराबर हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन बटे समय। अब चूंकि यहाँ पर वेग में परिवर्तन बटे समय है यानी वेग है, तो वेग का मात्रक अभी हमने तुरंत निकाला था। क्या निकाला था? तो वेग को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर बटे सेकेंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे मीटर बटे सेकेंड। ये हमने लिखा सिर्फ वेग का हमने लिखा मीटर बटे सेकेंड। लेकिन अब चूंकि नीचे में समय भी है तो समय को भी नीचे में और लिखना पड़ेगा। तो समय का भी क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड, यानी कि यह हो गया मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं मीटर सेकेंड पर पावर -2। तो इस तरीके से
त्वरण की अगर मात्रक की हम बात करेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड माइनस 2 होता है। अगले की हम बात करते हैं, वह है हमारा बल, जिसे कि फोर्स कहते हैं। तो बल क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि बल का जो परिभाषा होता है, हालांकि यहाँ पे हम इसके फॉर्मूले के रूप में परिभाषा को लिखेंगे, तो वह हमारा क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है, बल कहा जाता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि बल का जो फॉर्मूला होता है वह द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और हम सभी जानते भी हैं कि F बराबर जो होता है वह m इंटू ए होता है। m यानी कि द्रव्यमान, a यानी कि त्वरण, एक्सीलरेशन। तो बल का फॉर्मूला हमने लिख दिया द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इसके यूनिट को अलग अलग लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्रव्यमान के यूनिट को। तो द्रव्यमान के यूनिट हम क्या लिखेंगे, kg गुना, फिर अब हम लिखेंगे त्वरण के यूनिट को। तो त्वरण के यूनिट अभी हमने देखा क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सॉरी, या मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण की यूनिट हमने क्या लिखा था, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बल का मात्रक हो गया MKS पद्धति में, kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, kg मीटर सेकेंड, और चूंकि यहाँ पे नीचे में सेकेंड स्क्वायर है तो जब ऊपर में जाएगा तो -2। ये हमारा हो गया बल का मात्रक। तो यहाँ से हमने बल के बारे में देखा कि बल के मात्रक क्या होता है। तो वेग की अगर बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण की अगर बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल की अगर बात करें तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूनिट होते हैं। अब हम नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राशियां के SI पद्धति में मात्रक। कई सारे भौतिक राशियां जो होते हैं वह व्युत्पन्न होते हैं और उनके SI पद्धति में मात्रक होते हैं। तो उन्हें हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं बार बार। यहाँ से इस चैप्टर से प्रश्न जो है वह हमेशा बीपीएससी में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे भौतिक राशियां, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, और यहाँ लिखेंगे SI मात्रक, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम अन्य मात्रक या फिर अन्य मात्रक या CGS पद्धति में मात्रक, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले जो अधिक बार प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है बल, जिसे कि हम लोग फोर्स कहते हैं। तो बल का जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है, न्यूटन होता है। यदि इसके CGS पद्धति में हम बात करते हैं तो CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर जो होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि बल का SI में मात्रक न्यूटन होता है और CGS में मात्रक डाइन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा कार्य। ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो बल हैं, कार्य है, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। कार्य की अगर बात करें तो कार्य का SI मात्रक जूल होता है और इसकी अगर CGS पद्धति में बात करते हैं तो इसके CGS पद्धति में मात्रक जो होता है वह अर्ग होता है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि कार्य पूछे या ऊर्जा पूछे, ये दोनों के मात्रक समान होते हैं। कार्य और ऊर्जा का दोनों का SI मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं।
तो इसके पहले हमने देखा कि चाल और वेग के मात्रक समान होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि कार्य और ऊर्जा के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियां का SI मात्रक समान होते हैं। तो कार्य और ऊर्जा अगर आपको दिखे तो वह आपका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो हमने बल को देखा, कार्य को देखा, अब हम देखते हैं ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा को देखते हैं। तो ऊष्मा की अगर हम बात करते हैं तो ऊष्मा का भी SI मात्रक जो होता है वह क्या होता है, जूल होता है। ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो कार्य की बात करें, ऊर्जा की बात करें या ऊष्मा की बात करें, ये तीनों का जो SI मात्रक होगा वह क्या होगा, जूल होगा। और यदि इसकी CGS में बात करते हैं तो CGS पद्धति में ऊष्मा की जो मात्रा होती है वह किलो कैलोरी होती है। किलो कैलोरी होती है। या फिर यहाँ अगर सिर्फ हम कैलोरी लिखते हैं तो MKS में इसका मात्रक, MKS सिस्टम में इसका मात्रक क्या होगा, कैलोरी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ऊष्मा का SI मात्रक जूल और MKS सिस्टम में किलो कैलोरी या फिर कैलोरी इसका मात्रक होता है। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा हमारा है बल हो गया, कार्य हो गया, ऊष्मा हो गया, शक्ति। ठीक है, शक्ति की अगर बात करते हैं जिसे कि हम लोग पावर लिखते हैं यानी कि P, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और इस वाट को भी हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड भी लिखते हैं। तो यदि आपका वाट हो या जूल प्रति सेकेंड हो तो दोनों आपका आंसर होगा। शक्ति का अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का SI मात्रक है, तो वाट और जूल प्रति सेकेंड यदि ऑप्शन में है तो दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि वाट भी शक्ति का मात्रक है और जूल प्रति सेकेंड को ही वाट कहा जाता है SI यूनिट में। तो यह हो गया हमारा शक्ति का SI मात्रक में वाट। अन्य मात्रक की इसकी बात करते हैं तो हमारा HP हो गया, जिसे कि हॉर्स पावर कहा जाता है। यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये CGS में मात्रक, चूंकि हमने ऊपर में लिख दिया है अन्य मात्रक ऑब्लिक CGS में, मतलब यहाँ पे जो मात्रक है वह अन्य मात्रक भी हो सकते हैं और CGS में भी हो सकते हैं। तो शक्ति का जो मात्रक है वह अन्य मात्रक क्या होगा, HP, हॉर्स पावर। इसकी चर्चा हम आगे से आगे करेंगे। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो ये हो गया हमारा ताप यानी कि टेम्परेचर। और टेम्परेचर की जो बात हम करते हैं तो वह हो गया हमारा SI में जो इसकी यूनिट होती है वह होती है केल्विन। और यदि CGS में इसकी हम बात करते हैं, CGS पद्धति में, तो वह होता है सेंटीग्रेड या फिर इसी को हम लोग डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो यह हमारा ताप हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वह हो गया अब हो गया हमारा वह है दाब यानी कि प्रेशर। दाब की अगर SI यूनिट की बात करते हैं तो वह होता है पास्कल। ठीक है, उसके बाद हम अगर आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कुछ भौतिक राशियाँ एवं उनके SI मात्रक। बल का SI मात्रक न्यूटन और CGS में डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10 पे पावर 5 डाइन होते हैं। कार्य ऊर्जा का SI मात्रक जूल और इनके CGS में मात्रक होंगे अर्ग। ऊष्मा का भी SI पद्धति में मात्रक जूल और इनके अन्य मात्रक जो होते हैं वह किलो कैलोरी होते हैं। उसके बाद शक्ति की जो मात्रक SI मात्रक होते हैं वह वाट होते हैं और इस वाट को जूल प्रति सेकेंड भी कहा जाता है। इसके अन्य मात्रक की बात करें तो एक हॉर्स पावर होता है।
उसके बाद है ताप। ताप की एसआई यूनिट केल्विन होता है और केल्विन के ताप के सेल्सियस पद्धति में मात्रक सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस होते हैं। उसके बाद करें हम दाब, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। आवृत्ति की बात करते हैं तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तो इस तरीके से हमने कई सारे मात्रक देखे, और भी कई सारे मात्रक हैं, तो आप उनके जो है क्या कहता है कि आप उनकी किसी भी बुक से कोई स्टैंडर्ड बुक ले ले 9th की बुक में, तो आप और वहाँ से आप जितने सारे भौतिक राशियाँ हैं उनके मात्रक को आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने देख लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करके ध्यान से लिखिएगा, पीडीएफ में भी यह बात लिखा गया है कि विकृति जो होती है उसकी कोई मात्रक नहीं होती है, यानी विकृति जो है वह मात्रकहीन होता है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी में पिछले बीपीएससी 65वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक राशि मात्रकहीन होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपकी विकृति है तो विकृति की कोई मात्रक नहीं होता है, यानी विकृति जो है वह एक मात्रकहीन भौतिक राशि है। तो यहाँ से हमने देख लिया और लिख भी लीजिए यहाँ पे कि विकृति क्या होते हैं, मात्रकहीन होते हैं, मात्रक इसमें मात्रक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अश्व शक्ति जिसकी चर्चा हमने किए थे, अश्व शक्ति जिसे कि हम लोग हॉर्स पावर भी कहते हैं। तो अश्व शक्ति जो हॉर्स पावर जो होता है इसका प्रयोग जो है कहाँ किया जाता है, तो बड़े बड़े जो मशीनों की दक्षता होती है उसका मापन करने में अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े बड़े मशीनों की दक्षता जो है वह अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर एचपी में मापा जाता है। तो इसका प्रयोग क्या कहाँ किया जाता है, बड़े मशीनों की दक्षता, दक्षता मतलब कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, दक्षता को मापने में। और यदि हम बात करें 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर, तो यह जो होता है 746 वाट होता है, यानी 1 HP जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि अश्व शक्ति जो है वह बड़े मशीनों की शक्ति मापने की एक यूनिट है और 1 HP बराबर जो होता है वह 746 वाट होता है। अब जो हमारा टॉपिक है, लास्ट का जो पॉइंट है वह है कुछ खगोलीय दूरी मापने की इकाई, कुछ खगोलीय दूरी मापने की इकाई। ठीक है, कुछ खगोलीय दूरी मापने की इकाई। तो यदि हम खगोलीय दूरी की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा आता है वह है जिसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और इसे हम लोग AU से सूचित करते हैं, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि एक AU बराबर होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। यह 1.495 को हम 1.5 भी लिख सकते हैं, कई सारे बुक में आपको 1.5 भी ऑप्शन में दिए रहेंगे। तो यदि ये आपके 1.495 एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है और 1.5 दिया हुआ है तो आप उसे भी सही
कर सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा प्रकाश वर्ष, जिसे कि हम लोग लाइट ईयर्स कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में यह पूछे गए हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होते हैं। तो प्रकाश वर्ष जो है वह एक दूरी का मात्रक है। कौन सी दूरी का मात्रक है? तो वह एक खगोलीय दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जिसे पता नहीं होता है वह वर्ष को देख करके यह समझ लेते हैं कि यह समय का मात्रक है, और कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। विकल्प में आप में दिए जाएंगे कि समय के, चंद्रमास के, वर्ष के, अर्धमास के। तो इन वे सब मात्रक प्रकाश वर्ष के नहीं होंगे। प्रकाश वर्ष के किसके मात्रक होते हैं? तो वह दूरी के मात्रक होते हैं। अब प्रकाश वर्ष है क्या? तो प्रकाश वर्ष क्या है कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। फिर से सुनिएगा कि निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। और एक लाइट ईयर बराबर जो होता है वह हमारा होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये हमारा एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो यहाँ से प्रश्न अगर पूछे जाएंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा जो हमारा है खगोलीय इकाई वह है पारसेक, और यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पारसेक तीसरा जो हमारा है वह क्या है? पारसेक। पारसेक की यदि बात किया जाए तो पारसेक जो है यह सभी खगोलीय दूरियों में से सबसे अधिक खगोलीय दूरी मापने का मात्रक है। मतलब पारसेक जो है वह सबसे अधिक दूरी को मापने वाला एक प्रकार का खगोलीय मात्रक है। वह एस्ट्रोनॉमिकल प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी को मापता है। तो यहाँ से यह भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक दूरी मापने वाला खगोलीय मात्रक कौन है? तो वह हमारा कौन है? पारसेक है। तो पारसेक आपके सही विकल्प होंगे। और यदि एक पारसेक की हम बात करते हैं तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर होते हैं। और यह जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो यहाँ से हमने देखा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में, प्रकाश वर्ष के बारे में और पारसेक के बारे में। तो यह था हमारा मात्रक पूरे टॉपिक का फुल डिस्कशन। फिर भी यदि कोई टॉपिक मात्रक से संबंधित छूट गया हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम उस टॉपिक को फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मात्रक संबंधित जितने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको हमने डिस्कस करा दिया और इसके नोट्स भी ग्रुप में भेज दिए गए हैं। आगे कोई भी इसमें कुछ समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।